कल 5 अप्रैल था। 5 अप्रैल बोले तो बाबू जगजीवन राम का जन्मदिवस। 5 अप्रैल 1908 को बाबूजी बिहार के सासाराम में पैदा हुए थे। मैंने कल उनके जन्मदिवस पर एक फेसबुक पर पोस्ट की थी, बधाई दी थी। तो कुछ लोगों ने जगजीवन राम को गद्दार कहा, गालियां दी और साथ में मुझे भी गाली दी। तो मैंने सोचा कि इन अनपढ़, कुपढ़, नालायक और बदतमीज लोगों को जवाब दिया जाए जो जगजीवन राम को भी गाली दे रहे हैं और साथ ही साथ मुझे भी गाली दे रहे हैं। तो मैं कुछ दस्तावेज के साथ हाजिर हूं जो लोग जगजीवन राम को गद्दार कहते हैं, ताकि उनकी आंख खुल जाए और पता चल जाए कि तुम्हारे बाप को जो पेंशन मिल रही है ये जगजीवन राम की वजह से मिल रही है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। लंबे समय के बाद अपने इस प्लेटफॉर्म पर हूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पेट में फूड पॉइजनिंग थी और गले में इन्फेक्शन था। अभी थोड़ा सा बोलना शुरू किया है तो आज आपसे रूबरू हूं। कल बाबू जगजीवन राम की जयंती के उपलक्ष्य में मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिस पोस्ट को डालने के बाद में कुछ कुकरमुत्ते, अनपढ़, कुपढ़, गवार, जाहिल, नालायक, बदतमीज लोग उस पोस्ट पर बकवास करने के लिए चले आए। कोई जगजीवन राम को गाली दे रहा है तो कोई कांग्रेस का चमचा बता रहा है। कोई कह रहा है कि जगजीवन राम तो पूरी जिंदगी डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करता रहा। कोई कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का विरोधी जगजीवन राम थे। कोई कह रहा है कि जगजीवन राम ने दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। तो कोई कुछ और कोई कुछ और कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने सोचा कि इन जाहिलों को जो इस पर बकवास कर रहे हैं इनको थोड़ा सा जवाब देना चाहिए। जवाब कैसे देना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ और मैं किन दस्तावेजों के आधार पर जवाब दे रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हाथ में 2 किताब हैं। एक किताब है कांशीराम के द्वारा लिखी हुई जिसका नाम है चमचा युग, और एक किताब है बाबू जगजीवन राम के 2 भाषण जिस किताब में है उसका हिंदी अनुवाद है और रमेश चंद्र कैथल ने इसको बनाया है। इसमें 2 भाषण है। पहला मैं इस किताब का जिक्र कर देता हूँ, चमचा युग का। चमचा युग काशीराम ने लिखी है और तमाम बसपाई और बामसेफ के लोग ये कहते हैं हमारे जैसे लोगों को कि आपने चमचा युग पढ़ी है, आप जैसे लोगों गद्दारों के लिए लिखी थी काशीराम ने। मैंने ये पढ़ी है और कई बार पढ़ी और इस पर मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं। इस किताब को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि कांशीराम इस किताब को लिखते वक्त ये कहते हैं 1982 में कि देश के अंदर 22 लाख दलित सरकारी कर्मचारी हैं और वो सब चमचों के चमचे हैं। तो सबसे पहले तो इस किताब के माध्यम से ये बात तय हो जाती है कि 1982 तक, यानी आज़ादी के 1950 में मान लूँ कि अगर वैकेंसी आनी शुरू हुई तो 32 या 1947 से भी लगाऊँ तो 35 साल में 22.5 लाख आदमी सरकारी कर्मचारी दलित समाज के थे। ये कांशीराम जी इस किताब में कह रहे हैं, जिन नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेना। अब मैं इस किताब पर आ जाता हूँ जिस किताब का मैंने जिक्र किया है। रमेश चंद्र कैथल इस किताब का जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया और इस किताब की जो महत्वपूर्णता है, अगर कोई ये ना कहे कि ये किताब किसी ने हवा में जो है वो छाप दी है, तो बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 100वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 1991 में बाबूजी के इन भाषणों को उत्तर प्रदेश सरकार ने छाप करके बेचा था या बांटा था, जो भी था उत्तर प्रदेश सरकार ने छापा था। बाबूजी को गद्दार कहने वाले उन अनपढ़, कुपढ़, गवार और जाहिल लोगों के लिए ये इस किताब के कुछ पन्ने बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बाबूजी आखिरकार कौन थे। बाबू जगजीवन राम के बारे में मैं पहले ये बता दूं, जो लोग कल बकवास कर रहे थे फेसबुक पर, वो बताएं कि बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के सांसद थे, सासाराम बिहार से जीत करके आए थे और जब देश आज़ाद हुआ था तो बाबूजी श्रम मंत्री थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसी सरकार में लॉ मंत्री थे। यानी एक ही सरकार में बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यानी बाबूजी और बाबा साहब दोनों मंत्री थे। तो क्या उस पूरे काल में कभी बाबूजी ने बाबा साहब के लिए कहीं कुछ अपशब्द कहे? कोई भी आदमी इस बात का जवाब दे सकता है, मैं उसको इनाम दूंगा। दूसरा, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबू जगजीवन राम के लिए कभी कहीं कुछ अपशब्द कहे? इस बात को भी अगर कोई प्रूफ कर दे तो मैं आपको इनाम दूंगा। तीसरा, जब वो दोनों एक ही सरकार में मिनिस्टर थे तो हेलो हाय होती होगी,
चाय कॉफ़ी साथ में पीते होंगे, जब मंत्रालय की मीटिंग होती होगी तब भी मिलते होंगे, तो क्या वो हमेशा एक दूसरे को गाली देते थे या कुशल क्षेम भी पूछते थे? ये भी बड़ा सवाल है। तो मेरे जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति ये कह सकता है कि बाबूजी और बाबा साहब के बीच में बड़े ही मधुर संबंध थे और दोनों एक दूसरे के पूरक थे। बाबूजी कांग्रेस में रह करके दलितों का जितना भला कर सकते थे उन्होंने किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांशीराम के द्वारा लिखी हुई किताब चमचा युग है, जिसमें कांशीराम कह रहे हैं कि 1982 तक 22.5 लाख सरकारी कर्मचारी दलित हैं। तो वो दलित सरकारी कर्मचारी कहाँ से आए? क्या वो कांग्रेस की वजह से आए, या वो आरक्षण की वजह से आए, या वो जगजीवन राम की वजह से आए, या वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आए? कैसे आए? अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूँ। इस प्रश्न को यहीं खड़ा रहने देते हैं, और मैं जो लोग बाबूजी को गद्दार कहते हैं उनको इस किताब के 2 भाषण, तो पहला भाषण इस किताब में 24 अप्रैल 1983 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाबूजी ने एक भाषण मद्रास में दिया था। अब ये सवाल मैं बहुत सारे बसपाइयों से, वामसेब के लोगों से पूछूं कि क्या कभी बाबा साहब की जयंती पर बाबूजी चीफ गेस्ट थे? नहीं पता है। मैं बता रहा हूं आपको कि बाबूजी 24 अप्रैल 1983 को मद्रास में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर चीफ गेस्ट थे, और उस भाषण में जो उन्होंने बात कही है वो ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि डॉक्टर अम्बेडकर को किस प्रकार से, किस नज़र से बाबूजी देखा करते थे। बाबूजी इस भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर को क्रांति पुरुष कह रहे हैं। क्या? क्रांति पुरुष कह रहे हैं। और आगे बाबूजी इस भाषण में क्या कह रहे हैं वो 1-2 कोटेशन में आपको पढ़ करके बता देता हूँ। इसमें बाबूजी कह रहे हैं कि भाषण बहुत लंबा है, लेकिन कुछ एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ ताकि अंधभक्तों की आंखें खुल जाएं। बाबूजी कह रहे हैं कि याद रखो, डॉक्टर अम्बेडकर एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। वे सामाजिक परिवर्तन चाहते थे तथा इसके लिए शिक्षा का प्रसार चाहते थे। ये बड़ी बात है। बाबूजी कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक क्रांतिकारी पुरुष थे। वो समाज में समानता चाहते थे और इसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार चाहते थे। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा आंदोलन जो है वो उच्च शिक्षा पर आधारित है। लेकिन आजकल बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कैडर कैंपों से, जिनको कहते हैं कैडर कैंप, हम कैडर चला रहे हैं, उन कैडरों से निकले एक गालीबाज लोग आखिरकार पढ़ना और लिखना, किताबों की तरफ क्यों नहीं जाते? बाबूजी इसी भाषण में आगे कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अब साजिश यह चल रही है कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। बाबूजी इसी में कहते हैं आगे, क्या अनुसूचित जाति के लोगों को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और अगर आज बौद्ध धर्म को भी हिंदू धर्म का हिस्सा बताया जा रहा है तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा अपमान है। बाबूजी ये कह रहे हैं। बाबूजी इसी में कहते हैं, बाबूजी ने इसमें यह भी बताने की कोशिश की है कि बाबूजी किस प्रकार से कांग्रेसी सरकार में रहते हुए अपने हक हकूक़ के लिए लड़ते रहे थे। वो मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का जिक्र इस भाषण में करते हैं, जिसमें कहते हैं कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए जो संघर्ष चल रहा था कि उसका नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय किया जाए, तो बाबूजी इसी भाषण में क्या कहते हैं ज़रा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस और इंदिरा को भी किस प्रकार से बाबूजी हड़काने का काम करते हैं। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय करने के लिए जो बिल यानी विधेयक रखा गया था वह महाराष्ट्र की विधानसभा ने नामंजूर कर दिया। यह महाराष्ट्र विधानसभा तथा महाराष्ट्र के मंत्री मंडल श्रीमती इंदिरा गांधी की विधानसभा तथा श्रीमती इंदिरा गांधी का मंत्रिमंडल है। बाबूजी कह रहे हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रखना था, उसका जो विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में रखा गया था उसको नामंजूर कर दिया गया। क्या वो मंत्रिमंडल और वो सरकार इंदिरा गांधी की नहीं है? अब बाबूजी आगे इसमें कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस आई का बहुमत है, इसमें थोड़ी राजनीति है। श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं चाहती कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय किया जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस बहुमत वाली विधानसभा इस बिल में कैसे नामंजूर कर सकती थी? बाबूजी इंदिरा से टकरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उस सरकार की हिम्मत नहीं थी कि वो इस बिल को नामंजूर कर देती। बाबूजी इसी भाषण में आगे कहते हैं, जब भी कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री मरता है तो उसके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। विधानचंद राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, जब वे मरे विधानचंद राय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय बना। गोविंद वल्लभ पंत मरे तो उनके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। डॉक्टर संपूर्णानंद मरे तो
वह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ललित नारायण मिश्रा तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उनकी हत्या हुई और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बना। तब फिर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर क्यों नहीं विश्वविद्यालय का नाम रखा जा सकता है? क्योंकि वह अनुसूचित जाति के थे, इसलिए इसके योग्य नहीं है उनके नाम पर विश्वविद्यालय बने। बाबूजी का ये भाषण समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि बाबूजी कांग्रेस के चमचा थे, दलाल थे, बाबूजी कांग्रेस में रह करके अपने लोगों के लिए लड़ते रहे, ये दस्तावेज है जो ये कहता है कि बाबूजी मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए किस प्रकार से इंदिरा से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए थे। तो बाबूजी किस प्रकार से इस भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आधे अधूरे काम को आगे बढ़ाने का जो है वो काम कर रहे हैं। और काशीराम जी कह चुके हैं कि 1982 तक 22 लाख सरकारी कर्मचारी दलित समाज के आगे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की, और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ना रहने के बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में अगर उस आरक्षण को कांग्रेस लागू नहीं कर पाती तो आप लोग क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते कांग्रेस का? आपकी औकात क्या थी उस समय? और आज जब आपके पास सब कुछ है, आप बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, बीजेपी आपका सब कुछ बेच रही है और आपके नेताओं की नाक के नीचे बेच रही है, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो तब क्या बिगाड़ लेते कांग्रेस का? ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कमिटमेंट नेहरू के साथ में, और नेहरू, इंदिरा और बाबूजी की कमिटमेंट समाज के साथ में दी गई थी, जो लाखों सरकारी कर्मचारी जो है वो कांग्रेस ने 1982 तक मान्यवर कांशीराम की किताब के अनुसार दिए थे। अब इसी वीडियो में मैं बाबू जगजीवन राम के दूसरे भाषण का जिक्र कर लेता हूं, जो 18 दिसंबर 1983 को काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में बाबूजी ने दिया था। उसमें बाबूजी जो बात कहते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसमें एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो ये है कि बाबूजी ने इस भाषण में 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण उठाए। एक तो सवर्णों से सीधा टकराए, और उन्होंने जो बात कही अपने बच्चों के लिए संबोधित करते हुए वो सुनने लायक है और समझने लायक है। बाबूजी कहते हैं कि दलित विद्यार्थियों को तो मैं एक ही बात कहूँगा, जब पढ़ते हो तो खूब पढ़ो और पढ़ करके यह साबित करो कि हमारा मस्तिष्क किसी से भी कमज़ोर नहीं है, किसी से छोटा नहीं है, और हमें खुशी है कि हमारे विद्यार्थियों ने यह सिद्ध भी किया है। अवसर की समानता नहीं है। मेरा यही प्रयत्न रहा है कि विद्या के मंदिर के जाने के प्रवेश के रास्ते खोल दिए। यानी बाबूजी कह रहे हैं कि मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं स्कूल के रास्ते अपने लोगों के, अपने बच्चों के लिए खोल दूं। वहाँ पर कुछ संरक्षण की आवश्यकता पड़े, कुछ ढिलाई की आवश्यकता पड़े तो हम करेंगे, और हमने किया है। बाबूजी ये कह रहे हैं बच्चों के लिए। आज कितने लोग कह रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है, कितने लोग कह रहे हैं कि उनके दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण हो गया है तो नौकरियों में स्थिरता आ गई है। यानी जब से दलितों के लिए नौकरी मिली है आरक्षण की वजह से, तो नौकरियों में थोड़ी सी स्थिरता आ गई है। बाबूजी इसमें आगे कहते हैं कि मैंने कहा है कि कमीशन बिठा लो और जांच करा लो कि रेलवे में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें आरक्षण के कितनी नौकरी प्राप्त करने वाले लोग थे। बाबूजी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण की वजह से लोग जो आए हैं उनकी वजह से स्थिरता आई है काम में, तो बाबूजी कह रहे हैं कि कमीशन बिठा लीजिए, हमारे लोगों की वजह से रेलवे में जितने घोटाले हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें आरक्षण के कितने लोग हैं और गैर आरक्षित कितने लोग हैं। बैंकों के में जितने भी घोटाले रुपए गायब हुए हैं वह आरक्षण के द्वारा आए हुए लोगों के द्वारा किए गए या दूसरे लोगों के द्वारा किए गए हैं। जांच बिठाकर देख लो और कुशलता खत्म हो गई। जहां 100 में से 96 लोग कुशल हैं और 4 लोग अकुशल हैं, तो आप 96 लोग कुशलता खत्म हो गई। यानी बाबूजी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ 100 लोगों में से 96 तुम लोग बैठे हो और 4 हमारे लोग बड़ी मुश्किल से भी पहुँचे हैं, तो हमारे 4 लोगों से आने से तुम्हारी कुशलता खत्म हो गई। बाबूजी इस प्रकार से बच्चों को समझा रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इसी में एक जो महत्वपूर्ण बात बाबूजी कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि बाबूजी कह रहे हैं इसी भाषण में कि कुछ IAS अफसर, दूसरे अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, बुरा न मानना, मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। बाबूजी कह रहे हैं कि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया। डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में ही दुनिया से चले गए थे। उनके सिद्धांत रूपी आरक्षण का प्रावधान संविधान में रखा, उन्होंने संविधान के अंदर आरक्षण रखा, बाबूजी कह रहे हैं रखा, उसको अमल में लाने के मैंने काम किया है। बैकवर्ड क्लास की जातियों के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में है, लेकिन आज तक वह अमल में नहीं आया है। मैं अमल में ले आया हूं, और अमल में लाया तो उम्मीद करता था कि इन अफसरों से जाति का कुछ काम करवाएंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि जब एक ब्राह्मण IAS बन जाता है तो वो केवल इसलिए नहीं बनता है कि वो ब्राह्मण है, कि हैसियत से नहीं जाता है,
तुम जब उसमें जाते हो तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हैसियत से जाते हो, क्योंकि तुम्हारा कोटा वहाँ पर निश्चित है। इस हैसियत से तुम्हारा प्रवेश होता है। तुमको कुछ सोचना चाहिए कि तुम समाज के लिए कुछ करो। कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि समाज के नाम पर तुमसे कुछ मांगा जाए तो तुम कह देते हो कि तनख्वाह उतनी ही मिलती है जितने में हमारा घर चलता है। परिश्रम करने वाला मजदूर भी अपनी जाति के नाम पर कुछ ना कुछ दे देता है। कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम इतना ही कर दीजिए। जो तुम्हारे आसपास 10वीं पास बच्चे हैं उनको गाइड कर दीजिए ताकि वो नौकरियों में आ सकें, क्योंकि उनके अनपढ़ बाप को नहीं पता है वो अपने बच्चे को किस प्रकार से प्रशिक्षित करे। ये बाबूजी की लताड़ अफसरों के लिए। तो बाबूजी हमेशा दलितों के लिए लड़ते रहे, लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, एक सर्वे के अनुसार लगभग दलितों को 60 लाख नौकरियां मिली, और एक आदमी को जब नौकरी मिलती है तो चार लोग जो हैं वो 4 आदमी जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। तो 2.5 करोड़ लोग लगभग नौकरियों के बूते ऊपर आए। तीसरी पीढ़ी तक नौकरी आई। मैं एक उदाहरण दे दूं, देवी सिंह अशोक IPS उनके बेटे, BP अशोक IPS उनकी बेटी IRS, और फिर उनका छोटा बेटा भी अब सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने जा रहे हैं। 3 पीढ़ियों तक हम लोग आरक्षण लेकर के आए। अगर कांग्रेस इस आरक्षण को तभी ख़त्म कर देती या नहीं लागू करती बाबा साहब के जाने के बाद, तो वो क्या करते। बाबूजी पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, क्योंकि बाबूजी चाहते थे कि मेरा समाज मजबूत होगा तो मैं मजबूत हूँगा। बाबूजी ने कभी कोई संगठन नहीं बनाया, कभी समाज से पैसा नहीं मांगा, कभी पर्ची नहीं काटी, कभी आपको हुक्मरान बनाने के सपने नहीं दिखाए, कभी आपसे ये नहीं कहा कि मैंने आपको नौकरी दी है तो आओ मुझे आप 10 रुपये 20 रुपये महीना दो। बाबूजी ने हमेशा यही कहा आप समाज का काम करिए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो काम है उसको आगे बढ़ाइए। और जैसा बाबूजी ने कहा कि बाबा साहब के जाने के बाद में मैं उसको अमल में लाने के लिए कांग्रेस से हमेशा 2-2 हाथ करता रहा। फिर ये कौन से लोग हैं जो बाबूजी को गालियाँ देते हैं? फिर ये कौन से अनपढ़ और कुपढ़ और जाहिल और गवार लोग हैं जो बाबूजी को बदतमीज़ बोलते हैं? एक और अंतिम बात कहकर के इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूँगा। 2002 की घटना है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो दिग्विजय सिंह से चंद्रभान प्रसाद जो बड़े दलित चिंतक हैं वो मिले। उन्होंने कहा कि हमारे दलित व्यापारियों के लिए, दलित व्यवसायी के लिए कुछ करिए। तो एक पूरी बाकायदा मीटिंग हुई, कई फेस की मीटिंग चली। उसमें प्रोफेसर रतनलाल, चंद्रभान प्रसाद और कई दलित चिंतक थे। और उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार ने जनवरी 2002 में ये तय किया कि सरकार जो भी काम करेगी, फ्लाईओवर बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, कोई भी सरकारी ठेका देगी या छोड़ेगी, उसमें 30% की खरीदारी सीमेंट की, बालू की, रेत की, सरिया की, इलेक्ट्रिकल आइटम की, वो 30% की खरीदारी दलित बिजनेसमैनों से करेगी। वो बना तो कई करोड़ रुपए दलितों के घर में बिजनेसमैन के रूप में आए। दलितों ने फिर वोट नहीं दिया, दिग्विजय सिंह की सरकार चलेगी। उमा भारती बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी, और जो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। राजीव गांधी ने 1989 में दलितों के लिए स्पेशल भर्ती अभियान चलाया था, बैकलॉग पूरा किया, लाखों दलितों को नौकरी मिली। 1989 में दलित एट्रोसिटी एक्ट राजीव गांधी ने बनाया। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोले जिनमें हमारे बच्चे पढ़े, अच्छी शिक्षा मिली, हमारे बच्चे भी पढ़े, औरों की पढ़े, अच्छी शिक्षा मिली। तब जाकर के हम लोगों ने बोलना सीखा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो लोग ये कल बकवास कर रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि जाओ कभी कांग्रेस के चवन्नी के हिस्सेदार मत बनना, उन गधों से पूछा जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कब और कहाँ और किस तारीख में कही थी तो नहीं पता होगा, क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को लगभग 1944 के आसपास कह रहे थे, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब खुद अपनी बात से मुकर गए, और वो जा कर के कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर भी बने, 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। और इस बात पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी सफाई भी दी है कि वो क्यों सरकार में शामिल हुए। तो बाबूजी को गाली मत दीजिए। बाबूजी ने इस देश के दलितों को लगभग 60 लाख, बाबूजी के रहते कांग्रेस ने 60 लाख नौकरियाँ दी। एक सर्वे के अनुसार नौकरियां ज़्यादा मिली हैं, 60 लाख नौकरी मिली। तो आज वो लोग रिटायर हो रहे हैं। 10वीं 12वीं करके आए थे, आज वो लोग रिटायर हो गए। उनको 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 90,000 पेंशन मिलती है, और बेटा M.Tech B.Tech करने के बाद में बेकार और बेरोजगार घूम रहा है। बाप की पेंशन से मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा करके बाबूजी को गाली बकना बंद करिए। तो ये बाबूजी की जयंती पर विशेष था, और उन गधे अनपढ़ कुपढ़ लोगों को जवाब था जो बाबूजी को गालियाँ बकते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कमेंट सेक्शन बताइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।